हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। पंचनामा में बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर्स। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बड़ी खबर आई है, दिखाएंगे आपको। और देखिए, बिहार में जो राजनीति का ऊंट है वो करवट बदल रहा है। वो कहते हैं ना, इधर का नेता उस पार्टी में। ये खेल शुरू हो गया बिहार में। बिल्कुल। और देखिए, 20 जिले जो है वो बाढ़ और बारिश से प्रभावित है। ये खबर भी आपको देंगे, साथ ही शासन और प्रशासन की खबर भी लेंगे। बिल्कुल शिखा, इसके साथ ही राजनीति की भी कुछ बातें होंगी जिसका ताल्लुक सीधा आपसे और हमसे हुए पंचनामा में। जी हाँ, तो चलिए पंचनामा की शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबर के साथ। आमिर खान अपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए इन दिनों टर्की में है, जहां टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात कर आमिर कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। टर्की के साथ भारत के तल्ख होते रिश्तों की आंच ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लपेटे में ले लिया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ने टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। टर्की के राष्ट्रपति रिजेप तैयब एर्दोगान की पत्नी एमिने एर्दोगान ने आमिर खान के साथ मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की, जिसके कुछ देर बाद लोग आमिर खान पर हमलावर हैं। आमिर के विरोध के बीच अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भारत और हिंदू द्रोहियों को तो साथ देते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो पीछे उठ जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जब ये बेंजामिन नेतन्याहू भारत आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग आते हैं तो ये कन्नी काट जाते हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें तो आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि आखिर टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात के बाद आमिर सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किए जा रहे हैं। कभी भारत का अच्छा दोस्त माना जाने वाला टर्की इन दिनों पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो टर्की उन चंद देशों में शामिल था जिसने भारत सरकार के इस कदम का विरोध किया। इतना ही नहीं, बीते कुछ दिनों से टर्की भारत विरोध में पाकिस्तान के हर कदम का समर्थन कर रहा है। बीते दिनों बकरीद के मौके पर पाकिस्तानी पीएम ने इमरान खान और टर्की के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी। तब टर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर के हालात की तुलना फिलिस्तीन संकट तक से कर दी थी। और अब पंचनामा में दिन की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसका बदला लेते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सीआरपीएफ के लोकेश शर्मा और ड्राइवर खुर्शीद खान शहीद हुए, जबकि हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ मुजफ्फर अहमद भी शहीद हो गए। अब समझिए पूरा मामला क्या है। बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने यह हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले कुछ दिनों से आतंकी सुरक्षा बलों पर कई हमले कर चुके हैं। पिछले शुक्रवार को आतंकियों ने नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शनिवार को सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 1 जवान घायल हुआ था। और अब दिन की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को मिले आईईडी के जरिए आतंकियों ने पुल को धमाका कर उड़ाने की साजिश रची थी। आतंकियों ने विस्फोटक पुलवामा के तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे लगा रखा था, ताकि पुल से गुजरने वाले जवानों की गाड़ियों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने के बाद से आतंकी लगातार घाटी में बड़ी साजिश की फिराक में है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल काफी अलर्ट है। और देखिए, पाकिस्तान आतंक फैलाने की हर साजिश में लगा हुआ है। साजिश की ताजा कड़ियां जुड़ी है म्यांमार से, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रही हैं। कुछ इसी तरह के कैंपों में रोहिंग्या मुसलमान वसी हैं। इस तरह के कई कैंप बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर बने हैं। इस तरह के कैंपों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नए आतंकी ढूंढ रही है। वो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान पर एफएटीएफ की निगरानी है, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। अब आईएसआई बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी और रोहिंग्या आतंकी संगठन एआरएसए की मदद दे रही है। खबर है कि आईएसआई इन्हें भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उकसा रहा है। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। अधिकतर कैंपों में इन शरणार्थियों की बुरी हालत है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब इन्हें भड़काकर आतंकी बनाने की साजिश रच रहा है।
और अब आपको दिन की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दलाई लामा की जासूसी और भारत में हवाला कारोबार चला रहे चीनी नागरिक चार्ली पेंग केस में अब चीनी दूतावास के कनेक्शन की भी खबरें आ रही हैं। उधर ईडी ने चार्ली पेंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दलाई लामा की कथित जासूसी केस में खुफिया एजेंसियां अब कुछ लामाओं और बौद्ध पुजारियों से पूछताछ करेंगे। इन लामाओं और बौद्ध पुजारियों पर आरोप है कि पैसे लेकर ये धर्मशाला और दूसरी जगहों की गतिविधियों की खबर चार्ली को देते थे। इस बीच चार्ली ने एक वीडियो संदेश जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। उधर आयकर विभाग को दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला है कि फर्जी कंपनियों के खातों के जरिए 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम हांगकांग भेजी गई थी। जांच में पता चला है कि चार्ली के इस मामले में दिल्ली में रहने वाले एक सीए ने भी मदद की थी। आयकर विभाग इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछताछ के लिए बुला रहा है। सूत्रों का मानना है कि इस मामले में बरामद दस्तावेजों से शक की सुई चीनी दूतावास के कुछ अधिकारियों की तरफ भी जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहती हैं और पूरी जांच के बाद ही चीनी दूतावास को इस बारे में सूचित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब एक दिन की बड़ी खबर और आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एनईईटी और जेईई मेन की प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कोरोना काल में परीक्षाओं पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों से ये भी पूछा कि क्या आप परीक्षाओं को रद्द करवाकर अपना 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जेईई मेन का आयोजन 1 सितम्बर से 6 सितम्बर जबकि एनईईटी का आयोजन 13 सितम्बर को तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। बता दें कि 11 राज्यों के छात्रों ने जेईई मेन और नीट परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जेईई मेन 2020 का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर जबकि नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर को तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। बता दें कि 11 राज्यों के छात्रों ने जेईई मेन और नीट परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और देखिए अभी न्यूज़ग्राम में ही हमने आपको खबर दिखाई थी, बारामूला में सीआरपीएफ पर जो आतंकी हमला हुआ, इसका बदला कुछ ही घंटों के भीतर किस तरीके से ले लिया गया है। जवानों की शहादत के बदले 2 आतंकवादी जिन्हें ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक लश्कर का टॉप कमांडर हैदर बताया जा रहा है। बारामूला में सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सीआरपीएफ पर हुए हमले में शामिल बाकी आतंकियों की तलाश हो रही है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी आतंकी भी ढेर कर दिए जाएंगे। एक आतंकी सेब के बाग में छिपा था, जहां सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक और या हो सकता है कि 2 से 3 टोटल मिलिटेंट थे, तो हो सकता है कि अभी 1 या 2 मिलिटेंट ने बकाया है। तो पूरे एरिया को और रीइंफोर्समेंट मंगा के कॉर्डन ऑफ किया गया है और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे हुए मिलिटेंट हैं उनको भी जल्दी से न्यूट्रलाइज करेंगे। और अब खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। देखिए, इस साल होने वाले बिहार चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले श्याम रजक ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी की अगुवाई में 11 साल बाद श्याम रजक ने फिर से बिहार की सियासत में लालटेन थाम लिया। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक को कल ही पार्टी ने पद से हटा दिया था, जिसके बाद से उनकी आरजेडी में घर वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी। पार्टी में शामिल होने के बाद श्याम रजक के तेवर भी बदले नजर आए और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। श्याम रजक यही नहीं रुके, बल्कि नीतीश सरकार में दलितों मुसलमानों पर अत्याचार का भी आरोप लगा दिया। एनआरसी आप देख रहे हैं किस तरह से जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, अक़लियत है, उनके साथ अत्याचार का काम जो रहा है, ये सारे सवाल हैं। तो देखिए, श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और श्याम रजक के पार्टी बदलने के सियासी मायने देखिए काफी बड़े हैं, क्योंकि श्याम रजक दलित वर्ग के नेता है जिनका वोट बैंक जो है वो राजनीति में काफी अहम माना जाता है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच हर पार्टी दलित वोटरों को साधने में लगी है, क्योंकि बिहार में दलित वोट बैंक 16% है और जिस भी पार्टी के साथ ये वोटर बड़ी संख्या में जाएंगे उसकी स्थिति चुनावों में मजबूत होगी। यही वजह है कि पार्टी छोड़ने के साथ ही श्याम रजक ने नीतीश पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। दलितों के साथ तो बराबर अत्याचार हुआ है, चाहे वो चिराग पासवान हो, श्याम रजक हो, जीतन राम मांझी हो। ये तो पता नहीं दलितों के
आम लोगों के साथ भी, उनके नेतृत्व के साथ भी जिस तरह धोखाधड़ी और जिस तरह उनके साथ छलावा होता रहा, इस बात का तो एहसास रहा। हालांकि जेडीयू श्याम रजक के इन आरोपों पर ही सवाल उठा रही है। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, राष्ट्रीय के जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बने, उस समय दलित का मुद्दा नहीं आ रहा था क्या? इतना दिन मंत्रिमंडल का मजा मारे, मलाई खा रहे थे और आज दलितों की बात याद आ रही है। दलितों की राजनीति करने वाली एलजेपी इस मौके के फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है। यही वजह है कि श्याम रजक के एनडीए से जाने को एलजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं और दलित मतदाता जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जेडीयू अब जीतन राम मांझी को लुभाने में लगी है। वो एनडीए में है, इस पर प्री मैच्योर अभी राजनीति है, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। आज जो लोग जाते हैं, जो 4 पैर वाला को बांध के रखा जाता है, 2 पैर वाला को तो बांध के रखा नहीं जा सकता। अगर वो फैसला लेते आने का तो वेलकम करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आते हैं तो स्वागत है उनका। और अब बात सुशांत मामले की। देखिए, सुशांत केस की जांच के बीच उनके पिता के वकील ने रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप लगाया है। जांच एजेंसियां सुशांत की मौत के मामले में रिया की भूमिका की जांच में जुटी हैं। इस बीच सुशांत के पिता के वकील ने रिया को ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता दिया। किसी भी हाल में परिवार का यह स्पष्ट मानना है कि रिया चक्रवर्ती दोषी ही वही दोषी होंगी और कोई दोषी नहीं हो सकता, चाहे डायरेक्ट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में डायरेक्टली या कॉन्स्पिरेसी में फॉर मर्डर इनडायरेक्टली। इन आरोपों के बीच आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, ताकि पैसों में लेन देन की गड़बड़ी के आरोपों के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी सुशांत सिंह के सीए से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। और इस सब के बीच सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करते हुए बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो भी आज शेयर किया। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सामने काल भैरव की मूर्ति और उस मूर्ति की आरती उतारती सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति। मन में एक मन्नत की भाई सुशांत को इंसाफ मिले, सुशांत की मौत का सच सामने आए। काल भैरव की पूजा करते हुए इस वीडियो को खुद श्वेता सिंह ने शेयर किया है, साथ में ट्विटर पर संदेश भी लिखा। आज काल भैरव से प्रार्थना की और उनसे मार्गदर्शन करने को कहा। वो हमें सत्य की ओर ले गए। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करती हूँ। श्वेता सिंह ने #CBI for SSR के साथ एक और वीडियो शेयर किया। वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर का है। साथ बिलबोर्ड पर सुशांत के इंसाफ की मांग के पोस्टर लगे हैं। सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। दुनिया भर में #CBI for SSR की मुहिम के साथ लाखों लोग जुड़ चुके हैं। और देखिए, सुशांत केस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। अब सीबीआई सुशांत सिंह के डिप्रेशन की सच्चाई की भी जांच करेगी और सुशांत के मोबाइल को कब्जे में लेने के लिए सीबीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भी लिखी है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सुशांत के तमाम व्हाट्सएप चैट्स की जांच होगी। सुशांत के कथित सुसाइड से 1 महीने पहले तक दोस्तों या दूसरे लोगों से किए व्हाट्सएप चैट की जांच होगी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई जानना चाहती है कि क्या वास्तव में सुशांत डिप्रेशन में था। इसके लिए सीबीआई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की भी मदद लेगी, क्योंकि डिप्रेशन की बात इंसान की लिखावट और बातचीत में झलकती है। दरअसल सुशांत के डिप्रेशन की सच्चाई आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे केस का पेंच वहीं फंसा है। दरअसल धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत इस बात की जांच जरूरी है कि मरने वाला शख्स तनाव में था या फिर उसे डिप्रेशन में लाया गया। सुशांत का मोबाइल फोन अभी मुंबई पुलिस के कब्जे में है, लिहाजा सीबीआई अब उस फोन को अपने कब्जे में लेने के लिए मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखने जा रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि मोबाइल में क्या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी हैं। देखिए, सुशांत के मामले में जांच तो चल रही है, लेकिन सुशांत के जो मामला है, इस पूरे जांच का अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जरूर चरम पर है। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुछ बड़े नामों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े नेताओं को और फिल्म जगत के बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में सुशांत के परिवार को और देश के करोड़ों सुशांत के चाहने वाले लोग हैं, उनको न्याय नहीं दे पा रही है। बीजेपी का कहना है कि केस की सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की गृह मंत्री लगातार दोहरा रही हैं कि सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं। पोलीसची तुलना स्कॉटलँड यार्डच्या पोलिसांची होते आणि इतकी पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्राची असल्यानंतर ही जबाबदारी सीबीआयला देण्यासाठी राज्य शासनाचा आमचा विरोध आहे। कारण की महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीनं महाराष्ट्र पोलीस अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रोफेशनली
या सर्व सुशांत सिंगच्या केसचा तपास करते हैं। और अब खबरें देख लेते हैं देश के कई हिस्सों से बारिश और बाढ़ के मार की। गुजरात के सूरत शहर की हीरा कारोबार के लिए अलग पहचान है, लेकिन भारी बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें सूरत के लिम्बायत इलाके की हैं, जहां इमारतें पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चल रही है। जहां नाव नहीं पहुंची, वहां लोग इस तरह इस मटमैले पानी में डूबकर जा रहे हैं। अब सूरत के पर्वत पाटिया इलाके की तस्वीरें देखिए, जहां गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। लोग बता रहे हैं कि सूरत के कई इलाकों में 5 दिन से ऐसे ही हालात हैं। सूरत के अलग अलग इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। खाड़ी पूर के कारण यहाँ पर भारी नुकसान है। पर्वत पाटिया इलाका हो, मॉडर्न टाउनशिप इलाका हो या फिर लिम्बायत का मीठी खाड़ी इलाका हो, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद है। आप बताइए, प्रशासन की ओर से कोई जानकारी मिली थी आपको? कुछ नहीं आया, खाली एक बार बोट लेके कुछ आए थे, बोले किसी को ढूंढने आए थे, बस। उसके बाद कोई दिखा नहीं। ये भाई भी पूरी सेवा में लगे हुए थे। पानी का बोतल पर्सनली ये लोग वो एक संस्था है, वो लोग सब बांट रहे थे। और अब छत्तीसगढ़ के रतनपुर की तस्वीरें देखिए, जहां सेना ने 24 घंटे से फंसे शख्स की जान बचा ली। पानी की तेज रफ्तार में एक शख्स फंसा हुआ है। शख्स ने जान बचाने के लिए पेड़ को पकड़ा हुआ है। खौफ से भर देने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर की हैं। कल शाम को 34 साल के जितेंद्र कश्यप ने रतनपुर के खूंटाघाट बांध में छलांग लगा दी थी। पूरी रात पुलिस के जवान और एनडीआरएफ की टीम खारंग नदी के पानी से जितेंद्र का रेस्क्यू करने में लगी रही, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया। सुबह का सूरज उदय हुआ तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गया। एयरफोर्स के वीर जवानों ने चंद मिनटों में ही पानी में फंसे जितेंद्र की जान बचा ली। छत्तीसगढ़ में जिंदगी का हौसला आपने देखा। जरा आप देहरादून की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में पानी भर गया है। तेज रफ्तार से पानी अस्पताल में घुसता जा रहा है और देखते ही देखते पानी ने पूरे अस्पताल में खलबली मचा दी। तस्वीरें देहरादून के दून अस्पताल की हैं, जहां वार्ड से लेकर डॉक्टरों के केबिन तक पानी घुस गया है। बारिश के पानी के बीच ही मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों को भी काफी दिक्कत हो रही है। अब ये देखिए, अस्पताल में डस्टबिन और दूसरे सामान कैसे पानी में तैर रहे हैं। अस्पताल का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां की बारिश का पानी न भरा हो। देहरादून का दून अस्पताल सरकारी अस्पताल है और यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा है। कोरोना काल में पानी से अस्पताल के अंदर मची ये गंदगी खतरनाक साबित हो सकती है। ये तस्वीरें प्रशासन और राज्य सरकार पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि किसी को मरीजों की फिक्र नहीं। और अब आपको जम्मू की एक तस्वीर दिखाते हैं। वहां रात में हुई बारिश से एक पूरी की पूरी सड़क ही धंस गई। गड्ढे में कार है, आम आदमी लाचार है और प्रशासन बिल्कुल बेकार है। तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा टूट गया। इस हादसे की वजह से कई गाड़ियां खाई में गिर गईं। मामला जम्मू के पुराने शहर सर्कुलर रोड का है। शहर का पुराना इलाका होने के कारण इस रोड के दोनों तरफ लोग रात को अपने वाहन लगाते हैं। सोमवार तड़के करीब 4 बजे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसमें यहाँ खड़े 3 वाहन नाले में जा गिरे। स्थानीय लोग इसके लिए प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत के भ्रष्टाचार का नतीजा मान रहे हैं। जम्मू में रविवार देर रात से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन के आई है। हम इस समय जम्मू के पुराने शहर में हैं और यहाँ किस तरह
लोगों के लिए मुसीबत बनी है बारिश, ये आप देख सकते हैं। दरअसल ये जम्मू का ओल्ड सर्कुलर रोड है जहां पर जो है गाड़ियां यहां पर पार्क की जाती हैं। यहां अगर आप देखें तो दोनों तरफ गाड़ियां पार्क की जाती है रात में, और रात में जैसे ही बारिश आई है तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है और इस सड़क पर खड़े वाहनों की क्या हालत है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहां भूस्खलन से कई मकान गिर गए। पहाड़ पर जमीन ऐसे धंसी कि ये मकान हवा में लटकने लगा। यही नहीं, इसके आसपास के 10 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की हैं, जहां ग्वाल गांव पर तेज बारिश कहर बनकर टूटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले धारचूला में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आपको बताएं बीते दिन आए तेज बारिश के बाद कई मकान जो हैं वो यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। करीबन 10 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देखिए, आपको यहाँ पर मकान जो दिखाई देंगे उनका बेस पूरी तरह से गायब हो चुका है। भारी बारिश और भूस्खलन ने इन मकानों में रह रहे परिवारों को एक ही झटके में बेघर कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस गांव में भूस्खलन से पहाड़ इतना कच्चा हो गया है कि कई और मकानों पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इन हवा में लटकते हुए मकानों की हालत देखकर लोगों में डर बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब आपको बिहार की बाढ़ का हाल बता देते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह पहुंचे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, जहां सरकारी दावों की हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार एक नाव तक नहीं दे पाई। गले गले तक पानी में डूबे हुए ये लोग जिंदगी की एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। यूं तैर कर जाना इनका शौक नहीं, मजबूरी है, क्योंकि इनके गांव को जोड़ने वाली सड़क और सारे रास्ते पानी में डूब गए हैं और नाव की सुविधा इन्हें नसीब नहीं हुई। ऐसा है, ये दरअसल सड़क है और इसमें पानी कुछ कम है और इसी को पकड़ के ये लोग यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ऐसे ही पानी में घुसकर जो मेन सड़क है वहां तक जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार के वो लोग जो कम से कम 10-20 रुपए दे सकते हैं वो तो नाव पर जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास वो भी नहीं है, जो सरकार की खिचड़ी के भरोसे जिंदा हैं, वो लोग कैसे जाएंगे? वो लोग ऐसे जाएंगे। बेबसी की तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जारुंग टेकुना गांव की हैं। लोगों को जरूरी काम के लिए दिन में 3 से 4 बार ऐसे ही तैरकर आना जाना पड़ता है। बाढ़ में डूबे बिहार के ऐसे इलाकों तक राहत पहुंचाने का नीतीश कुमार सरकार दावा कर रही है। तो यहाँ मदद पहुँचा दिए, वो तो ऊपर से कहाँ उसको सुझाई देगा जी। जब नीचे में ही आदमी दौड़ा है तब न पता चलता है। हवाई दौरा करके चल जाते। हाँ, 6000 रुपए मिला, पानी धंसने वाला नहीं, वो भी नहीं हम लोग का मिला है, पर साल भी नहीं मिला हमको जी। और अब बिहार के वैशाली में बाढ़ पीड़ितों का दर्द और गुस्सा दिखाते हैं आपको। वैशाली के भगवानपुर में 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तस्वीरें बिहार के वैशाली के भगवानपुर ब्लॉक की हैं। लोगों के घर, किसानों के खेत सब कुछ बाढ़ में तबाह हो चुके हैं। लगभग 3,86,000 के आसपास इस ब्लॉक की आबादी है, भगवानपुर ब्लॉक की। और मैं जिस गाँव में हूँ यहाँ पर ऐसी तस्वीरें, सबसे पहले तो आप कैमरे के जरिए देखें और ये पानी आपको अब हरे रंग का दिखने लगा होगा क्योंकि पानी पूरा गंदा हो चुका है और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। चारों तरफ देखिए, तमाम गांव वाले इसी तरीके से पानी से होते हुए, ये सड़क है और इसी से होते हुए अपने अपने घर तक जाते हैं। और वो मरैया में घर मेरा ही न है, सब टूट गया है, पन्नी टांगे हुए है, उसी में रहते हैं। सरकार अभी तक कुछ नहीं हमको सक दिया है। क्या देगी सरकार आपको? कुछ खाने पीने के लिए देगा पैसा। कहाँ घर है आपका? वही ना घर है, मरैया खड़ा करे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों का ये भी आरोप है कि संकट की घड़ी में भी वैशाली के भगवानपुर को सरकार और प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है। परेशान लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और आइए बिहार से अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां उफनती नदी भगवान के घर तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश के मंडला में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। आलम यह है कि नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल एक बार फिर डूब गया है। पुल के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नर्मदा में जल स्तर बढ़ने से रपटा और रंगरेज घाट के मंदिर डूब गए हैं। कई मंदिरों को नर्मदा के पानी ने घेर लिया है तो कुछ छोटे मंदिरों के ऊपर से पानी बह रहा है।
नर्मदा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। कई जगह पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, यूपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन बाराबंकी और बहराइच सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। सरयू नदी पूरे उफान पर है और इस उफान ने यूपी के बाराबंकी जिले के कई गांवों में तबाही मचा दी है। ये बाराबंकी के तपे सिपाह गांव की तस्वीरें हैं, जहां घरों में पानी घुस गया है और पानी में काई जम चुकी है। लोग इसी हालत में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। मकान, दुकान सब पानी में डूबा हुआ है। लोग घर के ऊपरी हिस्से पर शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग गांव से पलायन भी कर रहे हैं। बहराइच जिले में घाघरा नदी से सटे इलाकों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। घरों के अलावा खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि नेपाल ने डैम से पानी छोड़ा है, इसलिए घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बहराइच के करीब 80 गांव को घाघरा नदी ने अपनी जद में ले लिया है। पूरे जिले में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। चलिए, आपको दिन की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। फेसबुक और बीजेपी को लेकर एक अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट छापी। अब देश में इस पर सियासत हो रही है। 2 लाइन में पहले समझिए, फेसबुक और बीजेपी को लेकर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या रिपोर्ट छापी। अखबार ने रिपोर्ट छापी कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से नहीं हटाए। रिपोर्ट छपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और आरएसएस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल और नियंत्रित करते हैं। इस माध्यम से ये झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने लाया है। राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीसी जांच की मांग की। तो जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब पहले दें, और अगर उनके भी कोई प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रश्न और उनके प्रश्न इकट्ठे करके जेपीसी बना दे। वो जेपीसी उनके भी प्रश्न देख ले और हमारे भी प्रश्न देख ले, फिर वो डरते किस बात से। देखिए, विवाद इतनी आसानी से थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से भारत में फेसबुक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक की प्रमुख आंकी दास ने बीजेपी नेताओं को नफरत फैलाने वाले भाषण और पोस्ट पर कार्रवाई में रुकावट डाली। कांग्रेस के मुताबिक आंकी दास ने दलील दी कि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने से फेसबुक के व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि आंकी दास की नजदीकी रिश्तेदार रश्मि दास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि व्हाट्सएप के एक बड़े अधिकारी शिवनाथ ठुकराल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अपनी कमियां फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल लें, अपनी कमियां को भी देखें। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। और आपको यह भी बता दें कि फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंकी दास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में आंकी दास ने धमकी देने का आरोप लगाया है। आंकी दास का कहना है कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने उन्हें धमकी दी है। आंकी दास ने दिल्ली पुलिस में शिकायत उस समय दी जब फेसबुक को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग के साथ खबर छापी गई, जिसमें कहा गया था हेट स्पीच के मामले में फेसबुक ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। इस खबर के छपने के बाद कांग्रेस बीजेपी और फेसबुक के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रही है। दरअसल हेट स्पीच के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन बताया है। बीजेपी पर नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया के हथकंडे का आरोप लगा तो बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेता गुमराही गैंग के गोलू गवाह बन गए हैं, और जिस पार्टी के नेता गुमराही गैंग के गोलू गवाह हों वो इसी तरह की फेक, फैब्रिकेटेड एंड फ्रॉड कहानियां और किस्से जो है वो गढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी विधायक राजा सिंह ने तो इस बहाने ओवैसी जैसे नेताओं का अकाउंट अब तक चालू रहने पर सवाल उठा दिए। भारत में कई भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं। भारत छोड़ो, हमारे तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, इनके भी अकाउंट आज चल रहे हैं। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। वहां के बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में एक दीवार बनाने को लेकर खूब बवाल हुआ है। जो दीवार तोड़ी जा रही है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय की है। जो दीवार तोड़ रहे हैं वो स्थानीय व्यापारी हैं। अब पूरा मामला समझिए।
यूनिवर्सिटी प्रशासन शांति निकेतन में फेयर ग्राउंड के चारों तरफ दीवार बना रहा था। स्थानीय व्यापारी इसके विरोध में थे। व्यापारियों के साथ दुबराजपुर के विधायक नरेश बावरी भी थे। विरोध को खत्म करने के लिए वाइस चांसलर ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग के बाद व्यापारियों की गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की। दरअसल व्यापारियों का आरोप है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नियमों की अनदेखी कर वाइस चांसलर दीवार बना रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी, यहाँ कोई भी आकर शिक्षा ले सकता है। अब दीवार बनाने से लोगों के आने जाने में अड़चन आएगी। दूसरी तरफ वाइस चांसलर का कहना है कि खुला मैदान होने से असामाजिक तत्व भी यूनिवर्सिटी में आ जाते थे, इसलिए दीवार बनाई जा रही है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में अहम बैठक होगी। भूमि पूजन के बाद अब जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की तैयारी है। 20 अगस्त की बैठक में 70 एकड़ परिसर के मास्टर प्लान पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद नक्शे की स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। ये आवेदन अयोध्या फैजाबाद प्राधिकरण में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ चंपत राय राष्ट्रपति लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत देश के अन्य दिग्गज नेताओं को राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का प्रसाद भेंट करने जा सकते हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास कोरोना के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लिहाजा वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां ब्राह्मणों को रिझाने में अब बीजेपी भी कूद गई है। यूपी में अभी तक समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ही ब्राह्मणों को रिझाने में लगे थे। अब बीजेपी भी इस होड़ में लग गई है। बीएसपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने दावा किया कि बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा। ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाए, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। दरअसल यूपी में एसपी और बीएसपी परशुराम की मूर्ति और परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग को लेकर बेहद मुखर थे। अब बीजेपी का ये बयान उसी के जवाब में माना जा रहा है। आगे बढ़कर राजस्थान की खबर देते हैं आपको, क्योंकि राजस्थान में सत्ता बचाने के लिए सचिन पायलट से किए गए वादों पर अब अमल शुरू हो गया है। राजस्थान में 3 दिन पहले विश्वास मत हासिल कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत हासिल की और अब सचिन पायलट ने पार्टी के मंच पर जीत हासिल की है। गहलोत सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की एक बड़ी मांग मानते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को हटा दिया है। अविनाश पांडे की छवि अशोक गहलोत के करीबी की बन गई थी। घर वापसी के समझौते में सचिन पायलट ने उन्हें हटाने की मांग रखी थी। अविनाश पांडे को हटाकर उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के भरोसेमंद अजय माकन को महासचिव बनाकर राजस्थान का जिम्मा दिया गया है। लगभग 5 सालों के बाद अजय माकन की कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारी के तौर पर वापसी हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की शिकायतों के समाधान के लिए एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन होंगे। और राजस्थान के ही गंगापुर सिटी से विधायक हैं रामकेश मीणा अपने जन्मदिन के जश्न पर कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उन पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। विधायक जी का जन्मदिन है तो जश्न तो बनता ही है, लेकिन जश्न के इस जोश में कांग्रेस विधायक तिरंगे की गरिमा तक को भूल गए। पार्टी कार्यकर्ता विधायक के जन्मदिन पर तिरंगे वाला केक लेकर आए थे और तालियों की गूंज के बीच विधायक ने केक काटा और फिर समर्थकों को भी खिला दिया। तिरंगे के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी नेता थाने पहुंचे और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गंगापुर के विधायक द्वारा अपने जन्मदिन पर खुल्लम खुल्ला ध्वज आचार संहिता का, कानून का, एक्ट का उल्लंघन किया गया और उल्लंघन करके तिरंगे को केक काट करके आम जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से सबको खिलाया गया, जो कानूनन अपराध है। सीआई साहब से हमने अनुरोध किया है कि मुकदमा दर्ज करें। और अब अगली खबर एमपी से। एमपी के मुरैना में एक मंत्री को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। उपचुनाव की तैयारी में जुटे एमपी के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया लोगों के बीच पहुंचे तो उन्हें गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पहले युवकों ने मंत्री के सामने नारेबाजी की और फिर मंत्री से उलझ भी पड़े।
घटना मुरैना के ददहरा गांव की है, जहां हाल ही में हुए एक विवाद को लेकर लोगों में नाराजगी है। गांव वालों का आरोप है कि विवाद में मंत्री ने एक पक्ष का साथ दिया। हालांकि मंत्री इस तरह के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिंधिया का विरोध करने वाले कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हंगामे की ये तस्वीरें इंदौर के अरविंदो चौराहे की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध की तैयारी कर रखी थी। लेकिन सिंधिया के यहां से गुजरने से पहले ही पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प हुई, जिसके चलते पुलिस को लाठी भी भांजनी पड़ी। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नक्शे और सीमा पर तनातनी के बीच आज भारत और नेपाल के बीच बातचीत हुई। भारत और नेपाल के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई। हालांकि दोनों देशों के बीच नेपाल के नए नक्शे या सीमा विवाद पर कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के बीच भारत की फंडिंग से नेपाल में चल रही परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। भारत ने चालू वित्त वर्ष में नेपाल की सहायता परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपए दिए हैं। बैठक में नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी शामिल थे। अब समझिए भारत और नेपाल के बीच किन मुद्दों को लेकर रिश्ते खराब हुए हैं। इस साल जून में नेपाल की संसद ने देश के नए नक्शे को पारित कर दिया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर दिया गया। भारत ने नेपाल के इन इलाकों पर दावे को आधारहीन बताया है। भारत के साथ रिश्ते खराब करने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की खास भूमिका रही। ओली ने भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या तक को नकली बता दिया था। गौतम बुद्ध के मुद्दे पर भी विवाद हुआ। नेपाल ने कहा कि गौतम बुद्ध भारत के नहीं, नेपाल के थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना संकट की। देश में कोरोना के केस 26 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना महामारी ने आज देश में एक और नेता की जान ले ली। कोरोना के चलते कोलकाता के अस्पताल में भर्ती टीएमसी के विधायक समरेश दास की मौत हो गई। इससे पहले टीएमसी विधायक तमोनाश दास भी कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि देश में कोरोना से अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 58,000 नए मामले सामने आए, जबकि 941 लोगों की जान गई है। हालांकि महामारी के खतरे के बीच राहत की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट बेहद तेजी से बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अब बढ़कर 72.51% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.92% है। आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना के चलते सबसे कम मृत्यु दर भारत में ही है। और इस सबके बीच देखिए, कर्नाटक के बेलगावी से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। भारी बारिश के बीच कुछ लोग साइकिल के कैरियर पर शव को बांध रही हैं ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। पास खड़े सभी लोगों ने पीपीई किट पहन रखी है, जिससे साफ पता चलता है कि मरने वाला शख्स कोरोना का पेशेंट था। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल वालों ने ना तो शव ले जाने के लिए परिवार को एम्बुलेंस मुहैया कराई और न ही परिवार वालों की कोई मदद की। मजबूरी में परिवार के लोगों को साइकिल के पीछे बांधकर बुजुर्ग के शव को ले जाना पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर येदियुरप्पा सरकार पर हमला बोला है। और देखिए, कोरोना से मरीज की मौत के बाद लापरवाही का नया मामला लखनऊ से भी आया है। अंत्येष्टि स्थल के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं क्योंकि अस्पताल की लापरवाही के चलते यहां बड़ा हंगामा हो गया है। मामला लखनऊ के टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है, जहां 64 साल के एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। जब लोग शव जलाने के लिए पहुंचे तो वो शव परिवार के बुजुर्ग का नहीं बल्कि 22 साल के एक युवक का था, जिसके बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया और मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की दखल के बाद परिवार के लोगों को बुजुर्ग का शव मिल सका और युवक के शव को अस्पताल प्रशासन को वापस लौटाया गया। कोरोना के काल में अस्पताल की लापरवाही का ये मामला पहला नहीं, इससे पहले भी शव बदले जाने के मामले सामने आ चुके हैं। और अब आपको दिन की एक और बड़ी खबर बता दें। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इससे पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश 30 जुलाई को जारी हुआ था। अब समझिए बिहार में 6 सितंबर तक क्या पाबंदी और कहां-कहां छूट रहेगी। बैंक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, किराना और कृषि की दुकानें और सेवाएं जारी रहेंगी। व्यावसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। जिला प्रशासन दुकानों के खुलने का वक्त तय करेगा। मॉल अभी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा चलती रहेंगी, लेकिन बस सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी ही करेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी पूजा स्थल, राजनीतिक रैलियां,
खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बैन रहेगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी। वहीं सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका और WHO के विरोध के बाद भी रूस ने कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रूस के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वैक्सीन का शुरुआती प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। 11 अगस्त को ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन की कामयाबी का दावा किया था। पुतिन ने बताया था कि इसकी एक डोज उनकी एक बेटी को भी लगाई जा चुकी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के जरिए रूस ने सबसे आगे होने का दावा किया था। सितंबर महीने से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जबकि दिसंबर तक आते आते हर महीने 50 लाख टीकों का प्रोडक्शन किया जाएगा। रूस के टीके पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ पहले और दूसरे फेज का ट्रायल हुआ है। अब तक सिर्फ 2000 लोगों को टीका लगाया गया है। सिर्फ 2 महीने तक ही ट्रायल किया गया है। बुजुर्गों और बीमारों पर इसका असर अब तक अनदेखा है। लेकिन इन तमाम सवालों को दरकिनार कर रूस प्रोडक्शन की तरफ बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम खबर आपको बताते हैं। यूपी पुलिस ने बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी केस को सुलझा लेने का दावा किया है। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में चौधरी दीपक सोलंकी और राजू, ये वही दोनों आरोपी हैं जिनकी वजह से चली गई टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की जान। लड़की का परिवार चीख चीख कर आरोप लगाता रहा कि छेड़छाड़ की कोशिश में हादसा हुआ, लेकिन यूपी पुलिस की SIT और आरोपी एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। हमारे आगे ऑटो आया, ऑटो के आगे बुग्गी, ऑटो वाले ने ब्रेक मारे, हमने भी तुरंत ब्रेक लिए। पीछे से आके सुदीक्षा वाली बाइक हमारी बाइक में टकरा गई और वो गिर गई। तो वो छेड़छाड़ की जो आरोप नहीं, ये सब गलत है। जांच के दौरान हमें छेड़खानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक घटना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना की घटना पाई गई। मौके पे चश्मदीद मिले हैं। एक बुग्गी की वजह से एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पो जो है उसके पीछे आकर अकस्मात रुकता है। टेम्पो के पीछे बुलेट सवार के होने के कारण बुलेट सवार अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ठीक 10 या 15 सेकंड की बात दूरी पर वो बच्ची रही होगी, उसकी मोटरसाइकिल आकर टकरा। पुलिस ये मान रही है कि आरोपियों की बुलेट मोटरसाइकिल हादसे के दिन लगातार सुदीक्षा के आगे पीछे चल रही थी। आरोपियों ने बुलेट पर लगी नंबर प्लेट और जाट लिखी प्लेट हटवा दी थी और साइलेंसर भी। पुलिस के दावों के बाद भी वो सवाल बने हुए हैं। आखिर लगातार बुलेट सुदीक्षा के आगे पीछे क्यों चल रही थी? अगर ये साधारण हादसा था तो आरोपी हादसे के बाद रुके क्यों नहीं? सुदीक्षा को अस्पताल पहुंचाने में मदद क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, हादसे के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश क्यों करते रहे आरोपी? और अगली खबर बिहार के बेगूसराय से। बेगूसराय में बदमाशों ने खुलेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के बाहर एक बाइक रुकती है। बाइक से 2 लोग उतरते हैं और ज्वेलरी शॉप में अंदर घुस जाते हैं, जबकि बाइक चला रहा बदमाश बाहर ही मौजूद रहता है। दोनों बदमाशों की दुकान में जाते ही डर के मारे लोग वहां से भागने लगते हैं और बाहर खड़ा शख्स उन्हें हथियार दिखाकर डराता है। दुकान में लूट के बाद बदमाश बाहर निकलते हैं और फिर हथियार लहराते हुए बाइक से वहां से फरार हो जाते हैं। हथियारों के डर से कोई भी शख्स इन बदमाशों को रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता। बाजार में खुलेआम हुई इस लूट की वारदात पास में लगे CCTV में कैद हो गई। अब पुलिस इस वीडियो के जरिए बदमाशों की धरपकड़ का दावा कर रही है। और अब खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां गुस्साई भीड़ ने थाने में जमकर आगजनी की और तोड़फोड़ की। तस्वीरें पूर्वी चंपारण के चिरैया थाने की हैं। रविवार की रात ग्रामीणों ने थाने में आगजनी की, दर्जनों वाहनों को तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को हिरासत में लिया है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल चिरैया के गोकुला गांव का रहने वाला दीपक कुमार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया। दीपक कुमार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, पर उसकी जान नहीं बची। डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगा। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र पर भी तोड़फोड़ की। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला किया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया गया। आपको वो बच्ची जरूर याद होगी जिसका नाम नागरिकता कानून पर रखा गया था। नागरिकता अब 8 महीने की हो गई है, लेकिन उसके परिवार को 8 साल से भारत की नागरिकता नहीं मिली। दादी की गोदी में खेलती ये है 8 महीने की बच्ची नागरिकता। भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद में बच्ची का नाम रखा नागरिकता, लेकिन 8 महीने के बाद भी बच्ची के परिवार को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं भी हमें नागरिकता मिलेगी। हमारे भाई हैं, ऐसे हमारे रक्षक हैं यहाँ हिंदुस्तान में। हमें बड़ी उम्मीद, जैसे वहाँ से लेकर आए ना, बड़ी इतनी उम्मीद हमारी नागरिकता में भी लगी पड़ी है। लेकिन 8 महीने से रात दिन पल के नहीं झुकती हमारी, लेकिन आस लगी पड़ी है हमारी नागरिकता होगी, इतनी उम्मीद है। 11 दिसंबर को जब दोनों सदनों ने नागरिकता संशोधन कानून पास किया, तब बच्ची 6 दिन की थी। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार ने उम्मीद और खुशी में नाम रख दिया नागरिकता। उस दिन पूरा परिवार खुशी से नाचा था। परिवार से बिछड़ा हुआ परिवार मिलता है, इतनी खुशी मिली थी। लेकिन वो खुशी
होते होते पता न क्या कोरोना आ गया, उससे बीच बीच में वो खुशियाँ हमारी मालिक को यही मंजूर होगा, भी इनको इतनी खुशी नहीं देना चाहिए। जो भगवान को मंजूर है वो ही होता, हम तो भगवान के भरोसे ही छोड़ दिए। मजनू का टीला इलाके में बनी बस्ती में पाकिस्तान से कई साल पहले आए तकरीबन 150 परिवार रहते हैं। सभी को उम्मीद है कि कानून तो बन गया, अब जल्द ही इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए। देखिए, चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली का शाहीन बाग एक बार फिर से खबरों में है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी पर अब निशाना साधा है। अभी तक शाहीन बाग को लेकर बीजेपी विपक्षियों पर हमलावर थी। अब मामला बदल चुका है और बीजेपी विपक्षियों के निशाने पर है। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझिए। शाहीन बाग में बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले शहजाद खान अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभी तक शहजाद खान बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते थे। शहजाद के बीजेपी में शामिल होते ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कोई प्रोटेस्ट एक दिन से ज्यादा दिल्ली पुलिस नहीं टिकने देती। वाटर कैनन हो, लाठी चार्ज हो, आंसू गैस के गोले हो, डंडे हो, पुलिस को किसी को इस्तेमाल करने में कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, हमेशा करते रहे। ऐसा क्या कारण रहा कि दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को 3.5 महीने चलने दिया? प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड था सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने नहीं चाहा कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, और अब जब ये बात सामने आ रही है कि वो लोग जो इस प्रोटेस्ट को चला रहे थे वो भाजपा में ज्वाइन कर लेते। और पंचनामा में अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगह मोबाइल की 4G इंटरनेट सेवा शुरू हो गई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां 4G इंटरनेट सेवा शुरू होने से लोग काफी खुश हैं। पिछले साल 370 से आजादी के बाद से 4G इंटरनेट सेवा बंद थी, जिसे 1 साल बाद अब चालू कर दिया गया है। कोरोना काल में घर से पढ़ाई कर रहे छात्रों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को इससे काफी फायदा होगा। 4G इंटरनेट चालू हुआ है, इससे आवाम में बहुत फायदा होगा और बच्चों के लिए खासकर उनकी पढ़ाई भी अच्छी से होगी। उधमपुर में भी 4G सेवा शुरू कर दी है। 8 सितंबर तक के लिए सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 जिलों में ही 4G सेवा शुरू हुई है। बाकी 18 जिलों में अभी भी 2G सेवा ही जारी रहेगी। तो पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही।